जहां एक और देश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा है, देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। ठीक इसी बीच एक नई नवेली सरकार ने राज्य में 7वां वेतन आयोग को हरी झंडी दी है और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। अब सवाल ये है कि आखिर जब 8वां वेतन आयोग काम भी करना शुरू कर चुका है, ऐसे में 7वें वेतन आयोग को हरी झंडी देना कितना अलग है? इससे 8वें वेतन आयोग के अंडर आने वाले कर्मचारियों पेंशनर्स और 7वें वेतन आयोग के अंडर आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में कितना अंतर होगा? इसे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकित जी। मंजीत जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब देश में 8वां वेतन आयोग की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी पेंशन सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त एक राज्य ऐसा है पश्चिम बंगाल, जो भी नई-नई सरकार बनी है, वहाँ पर 7वें वेतन आयोग की चर्चा है। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा, ये कितना सही है कि जब देश में 8वां वेतन आयोग की चर्चा है, यहाँ 7वें वेतन आयोग को भी मंजूरी दी गई है? और दूसरा कि देश के ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर अभी छठा या 7वां वेतन आयोग लागू है? क्या ऐसे कई और राज्य भी हैं जहाँ पर ये आयोग 8वां वेतन आयोग से ऊपर चल रहा है? इसमें अंतर क्या है? दूसरा कि ऐसे कौन से कर्मचारी हैं, मतलब जैसे सेंट्रल के कर्मचारी हो गए या राज्यों के कर्मचारी हो गए, इनकी सैलरी में से कितना बड़ा अंतर दिखाई देता है? अंकित जी, असल में देखिए, भारत एक बहुत विविधताओं वाला देश है। जी। बहुत सारे राज्य हैं। कुछ राज्य तो आज़ादी के समय बन गए थे, कुछ राज्य बहुत बाद में बने। अगर मैं बात करूं जैसे सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की, तो काफ़ी बाद में अस्तित्व में आए। तो अलग-अलग राज्यों की इकोनॉमी का लेवल भी अलग-अलग है। ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स अलाइन्ड रहते हैं। वो अपने कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के पे कमीशन के तर्ज पर ही वेतन और भत्ते देते हैं। लेकिन फिर भी रेवेन्यू सिस्टम अलग-अलग होने की वजह से, इकोनॉमी लेवल अलग-अलग होने की वजह से बहुत सारे राज्यों में अलग-अलग पे कमीशन चलते हैं। अगर मैं बात करूँ कि जहाँ भारत में 8वें वेतनमान आयोग अपना काम कर रहा है, 1 जनवरी 2026 से लोगों को बढ़ा हुआ जो है सैलरी और पेंशन का इंतज़ार है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार से आगे चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ केरल की। केरल में, जी। केरल में 11th पे कमीशन चल रहा है। और यही नहीं, भारत में जहाँ मिनिमम जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपए है सेंट्रल गवर्नमेंट हुँ, एम्प्लॉइज़ के लिए, लेवल 1 की। वहीं केरल में वो 23,000 है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा गैप है। बड़ा केरल डिफरेंस है एक ये। ऐसी सरकार है जो अपने कर्मचारियों को बहुत ही बेहतरीन सैलरी दे रही है। हुँ, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ चल तो 7वां पे कमीशन ही रहा है, हुँ, लेकिन उनके सैलरी स्ट्रक्चर में फिर भी अंतर है। मैं बस जैसे बात करूँ कि सिक्किम सरकार को देखते हैं। हुँ, सिक्किम सरकार ने भारत सरकार के साथ ही, मतलब भारत सरकार का जो 7वां पे कमीशन है हुँ, उसी के अनुसार वो सैलरी देता है, लेकिन उसका जो पे मैट्रिक्स है थोड़ा-सा अलग है। जहाँ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में 18,000 रुपए की मिनिमम बेसिक हुँ, सैलरी है, उनके यहाँ 17,500 है। हुँ, और वहीं नहीं, कुछ एक ऐसे स्टेट्स और भी हैं जहाँ पर ये पे एनोमली है, बनी हुँ, हुई है। भले ही उनका पे कमीशन 7वां ही लागू है। अभी आप देखिए कि पंजाब में वहाँ छठा पे कमीशन हाँ, चल रहा हाँ। है, लेकिन छठा पे कमीशन होने के बावजूद सैलरी स्ट्रक्चर लगभग-लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर है। मतलब ये अभी जो 7वां खत्म हुआ उसके आस-पास जी, ही चल रही है। मतलब जो 7वां हमारा चल रहा है, ऐसे समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 7वां पे कमीशन और हुँ, पंजाब सरकार का छठा छठा, पे कमीशन बराबर है। लगभग-लगभग एक जैसे हैं। हुँ, तो अभी 4-5 साल पहले ही पश्चिम बंगाल में छठा पे कमीशन लागू किया गया था। 5 साल पहले, हाँ, 4 से 5 ऐसे साल ही। हुआ होगा। अभी हुँ, कोविड के आसपास ही, उससे 1 आध साल बाद में या 1 आध साल पहले ही जी। वहाँ पर 6 पे कमीशन को लागू किया गया था। अभी नई सरकार बनी है भारतीय हुँ, जनता पार्टी की, वहाँ पर भी सरकार आ गई है हुँ, और सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में शायद वादा भी किया था हुँ, और अपनी कैंपेनिंग में भी इस बात को बोला था। तो अभी उन्होंने सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए 7वें पे कमीशन को लागू करने का निर्णय लिया हुँ, है। निर्णय स्वागत योग्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हुँ, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के कर्मचारियों को महज़ 4-6 साल में ही नेक्स्ट पे कमीशन मिल रहा है। हुँ, लेकिन जो सवाल यहाँ पर एक उठ रहा है, जब ठीक इसी समय सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 8वां पे कमीशन काम कर रहा है। हुँ, 4, 6, 10 महीनों के बाद 8वां पे कमीशन लागू होने की संभावना बनती दिख रही है। वैसी परिस्थितियों में अगर आप 7वां पे कमीशन लागू करने वाले हो, तो इसका मतलब ये हुआ
कि 7वां पे कमीशन आप लागू करोगे तो 2-4 महीने में आप लागू कर दोगे। बिल्कुल। तो वो लागू करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग रखोगे, हाँ। उसके लाइनअप में रखोगे। तो दिक्कत ये आने की संभावना बन रही है कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में 6 महीने के बाद 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। हम 7वां छोड़ चुके होंगे और वो ड्यू है 1 जनवरी बिल्कुल। 2026 से, और आप लागू कर रहे हो 7वां। 7वां। तो एक तरफ ये खुशी की बात तो है कि आपने बहुत जल्दी अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं फिर उसके बाद 10 साल बाद आप पे रिवाइज करोगे। रिवाइज करो, हाँ। तो 10 साल बाद जब पे रिवाइज करोगे तो 8वें पे कमीशन से वो 10 साल पिछड़ जाएंगे, पीछे चलेंगे, पीछे चलेंगे। राज्य तो कर्मचारी। ये हम जो बात कहना चाह रहे हैं कि आप उसे 7वां पे कमीशन का नाम दो, 8वें का नाम दो, 9वें का दो, 10वें का दो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के समान ही उनका भी वेतन संरचना होना चाहिए, पेंशन संरचना होनी चाहिए, ये सवाल है। अगर आप इस बात का अनाउंसमेंट करते हैं कि पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसी आधार पर हम उनको सैलरी देंगे, और जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी रिवाइज होंगी हम पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज करेंगे, तो वहां पर संदेह नहीं बचेगा, वहां पर एकदम क्लैरिटी आ जाएगी और लोगों को खुशी होगी। अभी खुशी तो हो रही है वहां के कर्मचारियों को, लेकिन एक संदेह है कहीं 8वें पे कमीशन से हम 10 साल पिछड़ने वाले तो नहीं है। बिल्कुल जी। तो इसमें सैलरी का डिफरेंस कैसे होता है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कर्मचारी है, टीचर है मान लीजिए, अगर मान लीजिए उसकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है इस वक्त, और मान लीजिए कि अभी 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला, 7वां चल रहा है, और यही चीज अगर मैं पश्चिम बंगाल के कर्मचारी या बिहार के या यूपी के या दिल्ली के एक कर्मचारी के समझना चाहूँ, तो उसकी सैलरी में कितना डिफरेंस होता है इस अंतर को? देखिए अंकित जी, ऐसे समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सभी कर्मचारियों को 18 लेवल में बांट रखा है। मतलब उसका पदनाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो किसी न किसी लेवल में आएगा। हो सकता है उसका नाम जूनियर हो सकता है उसका नाम पोस्ट का नाम कुछ और हो, असिस्टेंट हो या असिस्टेंट सेक्शन अफसर हो, या कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन वो किसी न किसी लेवल में आएगा। जब वो किसी लेवल में आएगा तो उसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 18,000 से शुरू होकर के ऊपर 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए तक जाती है, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल तक। तो अभी जैसे मैं बात करूं कि ऐसे समझिए इसको, जो प्राइमरी का सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर है तो उसको लेवल 6 में रखा गया है। लेवल 6 का मतलब उसकी जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 रुपए है। अब बिहार में चलते हैं, बिहार के प्राइमरी टीचर को लेवल 6 की बजाय लेवल 5 में रखा गया है। तो लेवल 5 में करने से उसकी बेसिक सैलरी 25,000 के आसपास है, तो ये बीच में गैप हो गया। लेवल तो आप कहीं भी रखते हैं, लेकिन टीचर तो प्राइमरी का टीचर तो एक जगह एक जैसा ही है, एक जैसे बच्चों के साथ डील कर रहा है, तो उसकी जो बेसिक सैलरी 35,400 रुपए होनी चाहिए थी। अब बिहार सरकार ने उसको 25,000 दे रखे हैं। पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह से हो सकता है। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि ये एनोमली नहीं, सेम डेजिग्नेशन अगर है, सेम रोल है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल अलग अलग राज्यों में उसी कैटेगरी के या उसी एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ वेतन दे रही है और उनकी स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग वेतन दे रही है। ये एनोमली दूर की जानी चाहिए, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। अच्छा, एक अभी मैं पिछले 2 महीने की बात करना चाहूँ, तो जैसे हमने देखा पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन हुए थे, इससे पहले मिडिल ईस्ट वॉर चल रहा है, तो हमने देखा कि पिछले 2-3 महीनों में हमने महंगाई एकदम बढ़ते हुए देखी है। जैसे कि हमने देखा कि दूध के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, तेल के दाम बढ़ गए हैं, दालों के दाम बढ़ गए हैं। तो जैसे हमेशा एक 8वें वेतन आयोग में चर्चा रही है कि भाई वेजेस के हिसाब से या महंगाई के आधार पर सैलरी बढ़े या फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, उसके साथ तय किया जाए। अब जो फिटमेंट फैक्टर जेसीएम ने दिया है लगभग 3.883 का दिया है, ये शायद पहले इसके हिसाब से दिया है। बट अब अगर हम देखें कि महंगाई बढ़ गई है, जब बहुत तेजी से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए अगर ये दाम बढ़े हैं तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़नी ही है। तो क्या ऐसे में फिटमेंट फैक्टर बदला जा सकता है, बढ़ाकर मांग रखी जा सकती है? क्या सैलरी में कोई अलग से कोई बढ़ोतरी हो सकती है? ऐसा कोई आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? देखिए अभी ये जो सिनेरियो है, पूरे अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो दुनिया में ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ किसी न किसी टाइम बाहर ना चल रहा हो। तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ कुछ न कुछ इस तरह की अप एंड डाउन की बनी रहती हैं। रही बात ईरान और यूएस की, चूँकि सारी डिपेंडेंसी जो सारा मसला है वो तेल का है, तेल वहाँ से पूरी दुनिया को सप्लाई होता है।
हमें पेट्रोल डीजल मिलता है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है, उसी से चाहे सब्जियां हो चाहे बाकी माल हो, ढुलाई हुँ, उसी से होनी है, हुँ, ट्रकों से होनी है, कार से होनी है, ट्रेन से होनी है, जिससे भी होनी है। हुँ, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में तेल का सबसे बड़ा रोल है। जब बिल्कुल। वो महंगा होता है तो हुँ, सारी चीज़ें महंगी हो हुँ, जाती हैं। दूसरी बात ये है कि वो महंगी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें महंगी होंगी, हुँ, महँगाई आएगी। हुँ, लेकिन रही बात फिटमेंट फैक्टर की कि जेसीएम ने जो फिटमेंट फैक्टर दे दिया, हुँ, मुझे ये नहीं लगता कि ये मतलब जो है डेली बेसिस पर या महीने 2 महीने के अंतराल पर कुछ चेंजेज़ आए हैं तो इनको लेकर के फिटमेंट फैक्टर नया हम देंगे, क्योंकि हुँ, ये क्या है ना, ये एकदम स्टेबल नहीं है, हुँ, अनस्टेबल चीज़ें हैं। अभी कल को बंद हो जाएगा बार, तो हुँ, चीज़ें पहले जैसी हो हो सकती हैं, सकती है। है ना? या कुछ और सिनेरियो आ सकता है, तो हुँ, ये तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और हुँ, डेली का रूटीन है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो फिटमेंट फैक्टर दिया है, बड़ा स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद दिया गया है, हुँ, तो वो एक सफिशिएंट फिटमेंट फैक्टर है। हुँ, सरकार को, आयोग को उस पर काम करने की हुँ, ज़रूरत है, उसको सीरियसली लेने की हुँ, ज़रूरत है। भले ही हमारा हमारा जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो थोड़ी इस समय नाज़ुक भले ही हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि भाई गाड़ियों से कम चलो हुँ, और ईवी का इस्तेमाल करो, पूलिंग का कार हुँ, पूलिंग करो और सरकारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका इस्तेमाल करो। हम लोगों ने भी शुरू किया है हुँ, महानगरों में, तो ये ऐसे सिनेरियो हैं कि आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हुँ। कल चीज़ें सामान्य जब होंगी तो चीज़ें फिर हालात बदलेंगे। जी। तो अब क्या आपको क्या लगता है कि भी जो महँगाई बढ़ी इसका असर तो पड़ेगा ही देखिए, कर्मचारियों असर तो पर? पड़ ही रहा है, पड़ेगा क्या? असर तो हुँ, पड़ रहा है। बिल्कुल। चीज़ें महँगी हो गई, पेट्रोल, डीज़ल महँगा हुआ है हुँ, अभी। अभी लोगों को आशंका है कि इसको फिर बढ़ाएँगे, क्योंकि अभी जो एक रिपोर्ट आ रही थी, जो बार-बार सरकार में जिस बात की चर्चा थी कि हर रोज़ हुँ, ये जो ऑयल फ़ील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कंपनीज़ काम कर रहे हैं, हुँ, उनको 1000 करोड़ रुपीज़ का एवरीडे नुकसान हो रहा है। हुँ, उसकी भरपाई करने के लिए भी सरकार ने 2-3 रुपए बढ़ाए भी हैं। हुँ, अभी 2 बार बढ़ गया लगातार। हाँ, तो अभी लोगों को आशंका है कि और बढ़ेगा और अभी। बढ़ सकता है, ये मतलब मतलब जो है 15, 20, 30 रुपए तक बढ़ सकता अभी तो है। हमने कई रिपोर्ट्स ऐसी आते हुए देखी हैं जिसमें एक दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल ₹25 तक बढ़ सकता जी, है। जी। मतलब ये दावा है, फिलहाल कितना सच आगे नहीं है देखिए, अगर लेकिन अगर सरकार सस्टेन नहीं कर पाएगी, अगर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ेंगे तो उसका प्रभाव जीवन के हर एस्पेक्ट पर हुँ, पड़ेगा। जितने भी हमारे लाइफ के जो सिनेरियोज़ हैं, सब पर वो उसका असर दिखेगा। हुँ, खाना महँगा होगा, आपका सब्ज़ी महँगी हुँ, होगी, आपकी स्कूलिंग महँगी होगी, सब कुछ महँगा हो हुँ, जाएगा। तो एक बार पेट्रोल, डीज़ल के दाम अगर कंट्रोल नहीं हुए तो ये तो तय है कि हुँ, चीज़ें बढ़ेंगी और महँगाई हम उम्मीद कर रहे थे जब पे कमीशन आएगा उसके बाद महँगाई शुरू होगी, तो हुँ, महँगाई तो अभी तो शुरू हो गई। हुँ, तो अभी ज़रूरत ये है कि जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया है, उसको बहुत सीरियसली लिया जाए, हुँ। है ना? उसको बेसिकली आयोग बहुत आयोग सीरियसली बहुत सीरियसली बहुत तब काम सीरियसली ले, बने इसमें। क्योंकि एक बार महँगाई बढ़ने के बाद फिर वो नीचे का ग्राफ उसका आता नहीं है। हमने तो हुँ, देखा नहीं है ऐसा कि मतलब जो है एक बार पेट्रोल, डीज़ल ₹100 में पहुँच गए हो, कि 1-2 एग्ज़ाम्पल हैं बड़ी मुश्किल से कि फिर वो ₹80 पर आकर के टिके, हुँ, ऐसा कभी होता नहीं। एक बार जो गया जंप तो फिर वहाँ से नीचे नहीं आएगा, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर ही बढ़ता ही जाएगा। रहेगा। जी। अच्छा मंजीत जी इसमें अभी जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि 8वां वेतन आयोग लगातार मीटिंग्स कर रहा था हुँ, और पिछले दिनों रेलवे और डिफेंस के कर्मचारियों की भी मीटिंग हुई। जी, तो अभी 8वें वेतन आयोग का काम कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि 7 महीने ऑलमोस्ट बीत चुके हैं, 7 महीने ज़्यादा हो गए, 18 महीने में रिपोर्ट देनी थी, अब जी। बचे कितने ही समय बचा है। तो 8वें वेतन आयोग का काम अब तक कहाँ पहुँचा है और आने वाले दिनों में कितना स्पीड से काम और हो सकता है? देखिए अंकित जी, 8वें वेतन आयोग का काम कहाँ तक पहुँचा ये बताना मेरा हुँ, काम नहीं है, ना ही ये मेरे दायरे में है। हुँ, और ये तो काम सरकार का है, हुँ, सरकार बताएगी या फिर आयोग बताएगा हुँ। कि काम कहाँ तक पहुँचा। नहीं, जैसे हमारा आपका जेसीएम स्टाफ साइड से जो नेता है श्री गोयल मिश्र उनसे बातचीत हुई हो कभी इस चीज़ को लेकर? नहीं, 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 इस मसले पर नहीं बात होती कि भाई हम आपसे पूछे कि आपका काम कहाँ तक हुँ, पहुँचा। हुँ, ये एक मतलब इलॉजिकल क्वेश्चन है हमारे लिए कि हम हुँ, आयोग से ये अपील करें, सर आप हमें बताइए कि काम कहाँ तक हुँ, पहुँचा हुँ, है। हुँ। ये काम सरकार का नहीं, है, जैसे सरकार मैं इस लिहाज़ पूछेगी। से पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे लेकिन हम हाँ, पिछले हमारी दिनों हमने देखा कि मीटिंग्स लगातार दौर हाँ, चल रहा था इसमें कोई बहुत शक तेज़ी। नहीं। आयोग अपना काम बहुत तेज़ी से कर रहा है। हुँ, लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने बैठकें की हैं और बड़ा ध्यान से सुनते हैं। हुँ, और मैं कहूँ मैं तो मतलब मैं अपने आप को लकी भी मानता हूँ कि हमें बहुत जल्दी उनके साथ बैठक करने का मौका मिला हुँ, और मेंबर सेक्रेटरी साहब लगातार सुनते हैं हुँ, और क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, हुँ, डिस्कशन होता है पूरा। तो भरोसा है कि जिस हिसाब से उनका दिखा है हमें अब तक काम करने का तरीका, हुँ, वो काबिल-ए-तारीफ़ है, शानदार है और हमें हुँ, भरोसा है कि
अगले साल शुरुआत में ही पे कमीशन की रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए। हुँ, हम तो यही चाहेंगे, आयोग से बार-बार हम गुज़ारिश भी करते हैं कि इसे दिसंबर 2026 तक कमीशन की रिपोर्ट एटलीस्ट फाइनल कर हुँ। दीजिए आप लोग। तो हो सकता है ऐसा हो जाए, तो हो जाएगा तो मार्च-अप्रैल से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ा हुआ वेतन, बढ़ी हुई सैलरी लोगों को मिलने लग जाए। क्योंकि इसमें कई सारे भी मुद्दे ये भी है ना कि जब रिपोर्ट्स 18 महीने में तो रिपोर्ट सौंपनी है, जी। देन इसके बाद फिर आपका यूपी इलेक्शन आना है। हुँ, तो कई लोगों का मानना हमेशा से ये भी रहा है कि यूपी इलेक्शन के आसपास ही हुँ, ये सब अनाउंसमेंट हो सकता है। तो वाक़ई लगता है कि 18 जिस मतलब 8वें तरह जिस लिहाज से काम कर रहा है, हुँ, हुँ। आपको लगता है कि 18 महीने में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी? नहीं, 18 महीने का तो टाइम दिया हुआ है और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि टाइम को बढ़ाना पड़े। हुँ, आमतौर पर विद इन ड्यू टाइम में हुँ, रिपोर्ट सबमिट हो ही जाती है। तो हमें तो ये लग रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि आयोग कोई पीडीएफ या कोई मतलब जो है हार्ड कॉपी नहीं ले रहा है। हुँ, सब कुछ ऑनलाइन है। डिजिटल है पूरा। डिस्कशन हो रहा है हुँ, केवल। हो सकता है आने वाले समय में डिस्कशन भी ऑनलाइन हो जाए। हुँ, तो जब उनके पास सारा डेटा पहुँच गया और 31 मई तक जितना भी उन्होंने डेटा माँगा है वो पहुँच जाएगा। उन्होंने हुँ, भी 1 महीने डेट एक्सटेंड की थी। हुँ, तो अदरवाइज़ अगर वो डेट एक्सटेंड नहीं करते, तो डेटा तो सबमिट हो चुका है। उसको प्रोसेस करना है, हुँ, एनालाइज़ करना है। हुँ, हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 18 महीने से काफ़ी पहले आयोग अपनी रिपोर्ट को कंपाइल करके सबमिट कर देगा। हमें तो हुँ, ऐसा लग रहा है हुँ, कि अगर सर्कमस्टांसेस बहुत मतलब जो है एब्नॉर्मल नहीं हुई, हुँ, तो अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अप्रैल के आसपास अनाउंसमेंट हो जाएगा कितना फिटमेंट फैक्टर और क्या-क्या बदलाव हुए हैं इसमें। हुँ। तो मंजीत जी आपने अच्छे से समझा दिया कि 7वां वेतन आयोग और राज्यों वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी का क्या मुद्दा है। जी। और मुझे लगता है कि जिस लिहाज से 8वां वेतन आयोग काम कर रहा है, तो आने वाले दिनों में जल्द ही एक खुशखबरी आपको मिल सकती है। जी, हमें भी इसी बात का भरोसा है, उम्मीद भी है हमको जी। कि फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही तमाम सारे वीडियो देखने के लिए बने रहिए जागरण बिज़नेस के साथ।